बचपन से हम सभी को एक ही मंत्र रटाया गया है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी लगातार अभ्यास से ही इंसान में पूर्णता आती है। लेकिन क्या हो अगर आज ये कहा जाए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? बिल्कुल, ये सुनना शुरू में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। हाँ, क्योंकि केवल प्रैक्टिस किसी को परफेक्ट नहीं बनाती। असल में ये हमेशा के लिए किसी को एक परफेक्ट फेलियर भी बना सकती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सफलता, मेहनत और किस्मत से जुड़े ऐसे ही कई मिथकों को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा का आधार शिव खेड़ा की मशहूर किताब जीत आपकी के कुछ बेहद प्रभावशाली अंश हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि सफलता कोई लॉटरी या संयोग नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग और रोजमर्रा की आदतों का एक विज्ञान है। खासकर उन छात्रों और युवाओं के लिए जो बड़ी एकेडमिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आज की ये चर्चा एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाली है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यह विषय अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। देखिए, जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि उस इंसान की किस्मत बहुत अच्छी है, वो जिस भी चीज को छूता है वो सोना बन जाती है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। लोग अक्सर अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए किस्मत का ही बहाना बनाते हैं। बिल्कुल, इस तरह की सोच असल में बहुत आरामदायक होती है। किस्मत को सफलता या असफलता का कारण मान लेने से कोई भी इंसान अपनी सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज हम जिस विज्ञान पर बात कर रहे हैं वो ये साबित करता है कि हमारे दिमाग के काम करने का तरीका, विशेषकर आदतों का निर्माण, हमारी सफलता की स्क्रिप्ट खुद लिखता है। और यही बात मुझे स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी। किताब साफ शब्दों में कहती है कि प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती। मतलब ये तो हमारी आम धारणा पर एक बहुत बड़ा प्रहार है ना? हाँ, अगर अभ्यास से सफलता नहीं मिलती तो फिर आखिर किस चीज से मिलती है? इसका सीधा सा जवाब है, पूर्णता केवल सही प्रैक्टिस से आती है। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई छात्र गणित के किसी मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश कर रहा है। गणित का नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो मान लीजिए वो छात्र शुरुआत से ही एक गलत फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा है। वो उस सवाल को 100 बार हल करता है। अब आप सोचिए, 100 बार की इस कड़ी प्रैक्टिस का नतीजा क्या होगा? वो गणित में परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। एकदम नहीं, बल्कि वो उस गलत फॉर्मूले को लागू करने में इतना परफेक्ट हो जाएगा कि परीक्षा में बिना सोचे उसका हाथ उसी गलत तरीके से सवाल हल कर देगा। अरे बाप रे! मतलब अंधी मेहनत इंसान को पीछे भी ढकेल सकती है। सही कहा। प्रैक्टिस सिर्फ उस काम को स्थायी बना देती है जिसे बार बार किया जाता है। गलतियों की प्रैक्टिस करने से इंसान गलतियां करने का ही मास्टर बन जाता है। ये तो एक तरह से खेती करने जैसा हो गया। जमीन ये नहीं देखती कि बीज गेहूं का है या बबूल का, उसका काम सिर्फ उसे बड़ा करना है। क्या बात है, बहुत सटीक उपमा है ये। आदतें भी खेती की तरह ही होती हैं, जिन्हें जड़ पकड़ने में समय लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान जिंदगी में पहली बार झूठ बोलता है तो उसके अंदर एक खौफ होता है। हाँ, हृदय गति बढ़ जाती है, पकड़े जाने का डर सताता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो झूठ बोलने की प्रैक्टिस करता रहे तो दूसरी बार झूठ बोलना थोड़ा आसान हो जाता है। तीसरी बार वो बिना पलक झपकाए झूठ बोल लेता है। और एक समय ऐसा आता है जब झूठ बोलना उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। गलत प्रैक्टिस ने उसे झूठ बोलने में परफेक्ट बना दिया। ये मनोविज्ञान सच में बहुत गहरा है। मतलब क्या इंसान अनजाने में अपनी ही बनाई हुई आदतों का गुलाम बन जाता है? क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियां भविष्य की अदृश्य जंजीरें बन जाती हैं? बिल्कुल बन जाती हैं। इस मानसिक गुलामी को समझने के लिए स्रोत सामग्री में जो हाथी की कहानी का जिक्र किया गया है वो बहुत कमाल की है। ये कहानी इंसानी दिमाग की कंडीशनिंग को बहुत गहराई से समझाती है। हाँ, वो सर्कस वाले हाथी की कहानी है ना? हाँ, एक विशाल हाथी जो 1 टन से भी ज्यादा का वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा सकता है, वो अक्सर किसी कैंप में एक छोटी सी लकड़ी की खूंटी और पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। और हैरानी की बात यह है कि वो जानवर एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो कोशिश तक नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। इसे मनोविज्ञान की भाषा में लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई लाचारी कहते हैं। देखिए, जब वो हाथी एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसे एक मजबूत जंजीर से एक बड़े पेड़ से बांधा जाता है। उस बच्चे में ताकत कम होती है। वो आजाद होने के लिए उस जंजीर को खींचता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है, छटपटाता है, लेकिन जंजीर नहीं टूटती।
और फिर एक दिन वो हार मान लेता है। हाँ, कई दिनों की लगातार नाकाम कोशिशों के बाद एक दिन वो बच्चा समझ जाता है कि खींचने का कोई फायदा नहीं। वो मान लेता है कि ये बंधन उसकी ताकत से बहुत बड़ा है। और फिर जब वो बड़ा होकर एक ताकतवर हाथी बनता है, तब भी उसका दिमाग उसी 55 वाली लाचारी में जी रहा होता है। ये सच में दिल दहला देने वाला है। यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। शरीर विशाल हो चुका है, ताकत 1000 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन दिमाग आज भी उसी पुरानी जंजीर से बंधा है। अब उसे किसी भारी जंजीर की जरूरत नहीं है, एक मामूली सी रस्सी ही काफी है। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़ें, तो इंसानों के साथ, खासकर छात्रों के साथ भी अकादमिक जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? एकदम सही। किसी एक विषय में, मान लीजिए विज्ञान या अंग्रेजी में, 1-2 बार फेल होने पर छात्र के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि हाँ, मैं इस विषय में कमजोर हूँ। वो एक असफलता उसकी मानसिक खूंटी बन जाती है। और उसके बाद वो उस विषय को समझने की असली कोशिश ही छोड़ देता है। बिल्कुल, हाथी की तरह वो भी अपनी ही बनाई एक सीमा में कैद हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाथी की कहानी से ये तो साफ है कि सबसे मजबूत बेड़ियां लोहे की नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच की होती हैं। लेकिन इंसान का दिमाग इतना विकसित होकर भी इन अदृश्य बेड़ियों को क्यों नहीं तोड़ पाता? आखिर ये कंडीशनिंग पैदा कहाँ होती है? इस सवाल का जवाब हमारे दिमाग की संरचना में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें दिमाग के 2 अहम हिस्सों, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को देखना होगा। दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? हमारा चेतन मन तार्किक होता है। इसके पास सोचने, सवाल करने और किसी भी जानकारी को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है। ये एक द्वारपाल की तरह है। लेकिन अवचेतन मन बिल्कुल अलग है। वो सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को स्वीकार करता है। तो अगर अवचेतन मन के पास सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, तो वो इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? एनालॉजी से देखते हैं। अवचेतन मन एक शक्तिशाली इंजन वाली गाड़ी की तरह है। उस गाड़ी में अपार शक्ति है, लेकिन उसका अपना कोई दिमाग नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। वहीं चेतन मन उस गाड़ी का ड्राइवर है। अच्छा। ड्राइवर के पास खुद की कोई खास शारीरिक ताकत नहीं है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में है। समस्या तब होती है जब ड्राइवर सो जाता है या ध्यान नहीं देता और गाड़ी किसी भी दिशा में भागने लगती है। इसका मतलब अब चेतन मन सही और गलत, सच और झूठ के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। वो एक न्यूट्रल जमीन की तरह है, जहां कुछ भी उगाया जा सकता है। यही कारण है कि इसे एक बगीचे की उपमा दी जाती है। मिट्टी को कोई परवाह नहीं होती कि उसमें गुलाब का बीज बोया गया है या किसी जहरीले पौधे का। मिट्टी का काम सिर्फ बीज को बड़ा करना है। बिल्कुल। अगर इंसान अपने दिमाग में जानबूझकर सकारात्मक विचार और अच्छे लक्ष्य नहीं बोएगा, तो नकारात्मकता और डर के जंगली पौधे अपने आप उगाएंगे। इस बात पर मुझे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना है। जी, पूछिए। अगर हमारा अवचेतन मन सब कुछ चुपचाप मान लेता है, तो हम जो रोज मीडिया या टीवी देखते हैं, उसका क्या असर होता है? आज के समय में हर कोई घंटों स्क्रीन के सामने बैठा है। ये सब हमारे उस बगीचे में कैसे बीज बो रहा है? इस संदर्भ में कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत लागू होता है, जिसे GIGO यानी गीगो कहा जाता है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। बिल्कुल सही। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यानी अगर सिस्टम में कचरा डाला जाएगा, तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। नेगेटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। ये तो बहुत सीधा सा लॉजिक है। हाँ, स्रोत सामग्री में इस पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। एक औसत बच्चा 18 साल की उम्र तक सिर्फ टेलीविजन या स्क्रीन पर लगभग 2 लाख हिंसा के दृश्य देख चुका होता है। अरे बाप रे, 2 लाख? हाँ, 2 लाख हिंसक दृश्य। जरा इस पर गौर करें। एक बच्चा जिसने शायद असल जिंदगी में कभी किसी को एक थप्पड़ मारते हुए भी नहीं देखा होगा, उसका दिमाग 2 लाख हिंसक घटनाओं का डेटा लेकर बैठा है। ये तो सच में डराने वाली बात है। और ये सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं है। विज्ञापनों की दुनिया इसी अवचेतन प्रोग्रामिंग पर टिकी हुई है। कंपनियां 30 सेकंड के एक छोटे से विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। क्यों?
शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीधे दिमाग पर असर करता है। एग्जैक्टली क्योंकि उन्हें पता है कि जब कोई इंसान टीवी देख रहा होता है तो उसका चेतन मन यानी वो जो द्वारपाल है वो आराम कर रहा होता है। वो शायद कुछ खा रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, लेकिन उसका अवचेतन मन उस विज्ञापन के संगीत, उस ब्रांड के लोगो और उस भावना को चुपचाप सोख रहा होता है। क्या किसी ने कभी किसी टीवी विज्ञापन से बहस की है कि नहीं तुम्हारा साबुन सबसे अच्छा नहीं है? नहीं, कोई नहीं करता। क्योंकि द्वारपाल सो रहा है और चोर सीधे तिजोरी में माल भर रहा है। बिल्कुल। इसी वजह से जब कोई इंसान सुपरमार्केट जाता है तो दर्जनों विकल्पों के बावजूद उसका हाथ एक खास ब्रांड की तरफ ही बढ़ता है। उसे लगता है कि ये उसका अपना चेतन फैसला है, लेकिन असल में उसके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग उसे उस दिशा में ले जा रही होती है। ये जानकारी जितनी दिलचस्प है उतनी डरावनी भी। मतलब अगर अवचेतन मन बाहरी दुनिया के कचरे को इतनी आसानी से सोख सकता है, तो हम जानबूझकर सही चीजों की आदत कैसे डालें? अच्छी आदतों की प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि दिमाग किसी भी नए काम को आदत में कैसे बदलता है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी आदत के बनने के 4 प्रमुख स्तर होते हैं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से समझते हैं, जैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखना। इस उदाहरण से शायद ये सिद्धांत और भी आसानी से समझ में आ जाए। साइकिल का उदाहरण इसके लिए सबसे बेहतरीन है। आदत बनने का पहला स्तर कहलाता है अवचेतन अयोग्यता या अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या है? ये वो स्तर है जहां इंसान को ये भी नहीं पता होता कि उसे क्या नहीं आता। जैसे एक 2 साल के बच्चे को पता ही नहीं होता कि साइकिल नाम की कोई चीज होती है, और जाहिर है वो उसे चला भी नहीं सकता। हाँ, फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, मोहल्ले के दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते देखता है, तो उसे एहसास होता है कि ऐसी कोई चीज है, पर उसे चलानी नहीं आती। ये दूसरा स्तर है, चेतन अयोग्यता। यहाँ इंसान को अपनी कमी का एहसास हो जाता है। उसे पता है कि साइकिल है, पर वो योग्य नहीं है। इसके बाद शुरू होता है संघर्ष का दौर, यानी तीसरा स्तर, चेतन योग्यता। अब इंसान पूरी सोच और एकाग्रता के साथ साइकिल चलाना सीखता है। इस स्तर पर दिमाग को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हर छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ता है। पैडल मारना है, हैंडल सीधा रखना है, सामने देखना है। अगर उस वक्त पीछे से कोई आवाज भी लगा दे, तो ध्यान भटकने से इंसान गिर जाता है। बिल्कुल। और यही वो स्तर है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। लेकिन अगर कोई लगातार इस तीसरे स्तर पर टिका रहे, तो वो अंततः चौथे और सबसे अहम स्तर पर पहुंच जाता है, अवचेतन योग्यता या अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी जब वो बिना सोचे साइकिल चला लेता है। हाँ, एक समय ऐसा आता है जब इंसान को साइकिल चलाते वक्त सोचना नहीं पड़ता। वो पैडल मारते हुए किसी से बात कर सकता है और बिना सोचे सही रास्ते पर मुड़ जाता है। साइकिल चलाना अब उसके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ चुका है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनका रहस्य यही चौथा स्तर है? उन्होंने अपने अनुशासन और अच्छी आदतों को इतनी बार दोहराया है कि अब वो काम उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गया है। ये बात 100% सच है। एक सफल छात्र को रोज सुबह उठकर पढ़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो उसकी अवचेतन योग्यता बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। खतरा? कैसा खतरा? अच्छी आदतें इस चौथे स्तर तक पहुंचने में समय लेती हैं, लेकिन बुरी आदतें बहुत तेजी से इस स्तर तक पहुंचती हैं। तजुर्बे और आंकड़े बताते हैं कि 90% सिगरेट पीने वाले लोग 21 साल की उम्र से पहले ही इस बुरी लत का शिकार हो चुके होते हैं। ये तो बहुत चिंताजनक है। हाँ, कच्ची उम्र में दिमाग किसी भी अनुभव को बहुत तेजी से अवचेतन योग्यता बना लेता है। यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर कोई युवा या छात्र ये तय करे कि वो कुछ भी ना करे तो क्या होगा? मतलब ना वो सुबह उठ के पढ़ने की अच्छी आदत डालेगा और ना ही सिगरेट या मोबाइल की बुरी आदत पालेगा। वो बस अपनी जगह पर खाली बैठा रहेगा। क्या वो सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी नियम में है। कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। नेचर एबॉर्स अ वैक्यूम। इंसान की ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रह सकती। अगर उसे किसी सही दिशा में नहीं लगाया जाएगा तो वो अपने आप गलत दिशा में बहने लगेगी। ये तो बहुत गहरी बात है। स्रोत सामग्री में इस पर एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। लेखक के 2 भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। उन दोनों को टेनिस खेलने का बहुत शौक है। अच्छा। तो एक दिन उनके पिता ने लेखक से शिकायत की कि ये टेनिस का खेल बहुत महंगा है। रैकेट, गेंद, कोर्ट की फीस, कोच का खर्च, इन सब में बहुत पैसा जा रहा है। जाहिर है कुछ खेलों का खर्च उठाना आम परिवारों के लिए एक चुनौती होता है। बिल्कुल।
तब लेखक ने उस पिता से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये खर्च किस चीज की तुलना में ज्यादा महंगा है। जरा सोचिए, अगर ये बच्चे टेनिस खेलना छोड़ दें तो स्कूल से घर लौटने के बाद जो खाली समय और असीम ऊर्जा उनके पास बचेगी, उसका वे क्या करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। जब तक वे कोर्ट में पसीना बहा रहे हैं, उनका दिमाग और शरीर एक अनुशासन में बंधा है। अगर वो जगह खाली हो गई तो वो उनका दिमाग कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेगा जो शायद शराब, जुए या बुरी संगति की शक्ल में सामने आए। और तब जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो टेनिस के रैकेट और फीस से कहीं ज्यादा भारी होगी। एकदम सही। पिता को भी ये बात तुरंत समझ आ गई और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए, ये सस्ता ही पड़ेगा। क्या बात है। ये अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सही जगह ऊर्जा लगाना हमें भटकने से बचाता है। बिल्कुल। खाली जमीन पर अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार अपने आप उगाएगी। इसीलिए अकादमिक अनुशासन हमेशा मजेदार नहीं लगता, लेकिन ये उस खालीपन को भरता है जो इंसान को भटका सकता है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। अगर कोई इंसान जानता है कि बुरी आदतें उसका करियर बर्बाद कर रही हैं, तो वो बदलता क्यों नहीं? क्योंकि इंसान का दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पुरानी और बुरी आदतों में एक तरह का आराम होता है, बदलाव का मतलब है दर्द और नई ऊर्जा का खर्च। इसलिए लोग बदलाव से बचने के लिए पुराने रवैये में ही रहते हैं। जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ या क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये सारे बहाने एक शुतुरमुर्ग रवैये को दर्शाते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग खतरे को देखकर अपना सिर रेत में छुपा लेता है। तो अब इस रेत से सिर बाहर कैसे निकाला जा रहा है? अब चेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सबसे शक्तिशाली तरीका है आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन और कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। आत्म सुझाव वो संदेश है जो इंसान जानबूझकर अपने अवचेतन मन को देता है। मतलब खुद को नए निर्देश देना। हाँ, आप भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं, इस विचार को वर्तमान काल में दोहराना ही आत्म सुझाव है। लेकिन क्या ये खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं है? मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा में फेल हो रहा है और वो खुद से कहे कि मैं अपनी कक्षा का सबसे मेधावी छात्र हूँ, तो क्या उसका तार्किक चेतन मन ये नहीं कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? शुरुआत में चेतन मन बिल्कुल ऐसा ही कहता है। वो इसे एक सफेद झूठ मानता है। लेकिन आत्म सुझाव का विज्ञान इसी बात पर टिका है कि अगर किसी संदेश को बार बार दोहराया जाए तो चेतन मन की दीवार कमजोर पड़ने लगती है और वो संदेश अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले बात की, अवचेतन मन सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। क्या सच में दिमाग वास्तविक और काल्पनिक अनुभव के बीच फर्क नहीं समझता? ये एक बहुत ही स्थापित सत्य है। स्रोत सामग्री में एक गहरा उदाहरण है। मान लीजिए एक माता पिता का किशोर बच्चा रात के 9:30 बजे तक घर नहीं लौटा है, जबकि उसे 8 बजे तक आना था। तब तो माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। शुरुआत में वे सिर्फ चिंता करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग किसी भयंकर दुर्घटना की कल्पना करने लगता है। और उस मात्र कल्पना से ही उनके शरीर में असली बदलाव आने लगते हैं। बिल्कुल। और जब बच्चा घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो तो किसी पार्टी में सुरक्षित था। अब देखिए, दुर्घटना काल्पनिक थी, लेकिन शरीर ने उस पर वैसी ही रासायनिक प्रतिक्रिया दी जैसे वो सच हो। शरीर ने कॉर्टिसोल रिलीज किया। अरे वाह! इसका मतलब शरीर ने उस काल्पनिक डर को सच मान लिया था। हाँ, इससे साबित होता है कि हमारा अवचेतन मन काल्पनिक विचारों और वास्तविक घटनाओं पर एक जैसी ही प्रतिक्रिया देता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम डर की कल्पना करते हैं तो शरीर डरता है, और अगर हम जीत की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो शरीर जीतने के लिए काम करेगा। एकदम सही। लेकिन इस आत्म सुझाव के कुछ खास नियम भी हैं। सबसे पहला नियम है, वाक्य हमेशा सकारात्मक शब्दों में होना चाहिए। मतलब नकारात्मक सुझाव का खतरा रहता है। हाँ, इसे मैं एक उदाहरण से समझना चाहूंगा। अगर मैं किसी से कहूं कि नीले रंग के हाथी के बारे में मत सोचो, तो दिमाग में तुरंत एक नीले हाथी की तस्वीर ही आती है। यही इसका विज्ञान है। जब कोई कहता है मैं थका हुआ नहीं हूं, तो दिमाग नहीं शब्द को प्रोसेस करने से पहले थकान की तस्वीर बनाता है। इसीलिए मैं थकान नहीं हूं बोलने के बजाय मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूं कहना चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का क्या प्लान है? स्रोत सामग्री एक 21 दिन का फॉर्मूला सुझाती है। एकांत में बैठें, अपनी बुरी आदतों और अच्छी आदतों की सूची बनाएं और फिर उन अच्छी आदतों को सकारात्मक शब्दों में दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। सुबह और रात को ही क्यों? सुबह दिमाग ग्रहणशील होता है
और रात को सोने से पहले जो विचार डाले जाते हैं, अवचेतन मन पूरी रात उन पर काम करता है। ऐसा लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि इंसान के दिमाग में विचार न्यूरल पाथवे के जरिए चलते हैं। ये किसी खेत में पगडंडी बनाने जैसा है। पुरानी पगडंडी गहरी होती है। 21 दिन वो समय है जो किसी नए विचार को नई पगडंडी बनाने और उसे अवचेतन योग्यता तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो बात सामने आती है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। सफलता किस्मत नहीं, बल्कि अवचेतन योग्यता तक पहुंची हुई अच्छी आदतों का नतीजा है। अनुशासन ही वो पुल है जो हमें वहां तक ले जाता है। बिल्कुल। हम जो कुछ भी बार बार सोचते या करते हैं वो हमारा चरित्र बन जाता है और चरित्र ही भविष्य तय करता है। इस गहन विश्लेषण से ये साबित हो गया है कि हम सभी अपने दिमाग के बगीचे के माली खुद हैं। तो इससे पहले कि हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को विराम दें, हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से सोचना जरूरी है। जी बिल्कुल। हमारे अवचेतन मन को ये नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। ऐसे में आज रात सोने से पहले खुद से ही जरूर पूछिएगा कि आप अनजाने में अपने दिमाग के सबसे शक्तिशाली हिस्से को कौन सी झूठी कहानी सच मानकर सुना रहे हैं। क्या वो कहानी आपको आगे ले जा रही है या उसी हाथी की तरह किसी अदृश्य खूंटी से बांध कर रखा है। चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।